ये पंचेश्वर का नाम इसलिए पड़ा है, ये तो पांचों नदियों का जो है ये संगम है यहाँ पर। पांडव लोग हैं द्वापर में जो है ये हिमालय पर्वत को गए थे, इसी स्थान को इन लोगों ने स्नान करके गए थे। और यहाँ थोड़ा बताइए कि यहाँ रिवर राफ्टिंग भी होती है, फिशरी का भी होता है। हाँ, यहाँ पर जो है रिवर राफ्टिंग ये लगभग 10-12 साल से चल रहा है। यहाँ पर लोग जो हैं घाट से पंचेश्वर, पंचेश्वर से टनकपुर, यहाँ पर रिवर राफ्टिंग भी होती है, एंगलिंग होती है। यहाँ पर ज़्यादातर क्या है, वहाँ पर 100% जो है वो तो गोल्ड फिश होती है। यहाँ पर 100% गोल्ड फिश है, जिसको गोल्ड फिश को महाशेर के नाम से माना जाता है। ये महाशेर का परिचय जो है जब अंग्रेज लोग जो 1945 से 45 से पूर्व जो यहाँ पर ये लोग पड़ाव में आते थे, पड़ाव में इन लोगों ने इसका शोध किया था, तो इन्होंने इसको जो है गोल्ड फिश के नाम पूरे वर्ल्ड में जो है विकसित कर दिया। पंचेश्वर डैम जो है 1996 में महाकाली की संधि हुई थी, तो तब से चल रहा है इसका जगह, उसमें इसका प्रावधान रखा गया था महाकाली ट्रीटी में। और ये भी कहा, और इसके ऊपर महाकाली ट्रीटी 1996 से 2016 तक अभी 20 साल हो गए हैं और इस पर कुछ भी काम नहीं हुआ। हमारे जो दादा लोग कहते थे, हम इससे पहले का है ये हमारे दादा लोग कहते थे कि इसमें जो है अंग्रेज जो लोग लाए तो एंगलिंग करने को जब आए तो इन्होंने यहाँ पर एक करंट मिला, करंट से इन्होंने शोध किया पर इसमें बिजली बन सकती है। 1945 से पहले इन्होंने शोध किया था इसमें। लेकिन इसके पहले हम थोड़ा सा और पीछे जाएं तो जो टनकपुर बैराज बना था 1990 में, उसमें समस्या क्या हुई कि उसमें टनकपुर बैराज में नेपाल ने ऑब्जेक्शन लिया था थोड़ा सा कि ये इसमें हमारी ज़मीन आएगी, तो इंडिया ने कहा इसमें आपकी कोई ज़मीन नहीं आएगी और इससे आपको कोई वास्ता नहीं है, ये हमारा प्रोजेक्ट है। लेकिन आखिरी मोमेंट पे क्या हुआ कि कुछ ऐसा टेक्निकल पेंच फंसा कि वो नेपाल की ज़मीन आ रही थी डूब में, उसमें और काफ़ी ज़मीन आ रही थी। तो इससे पूर्व जो है सिंचाई विभाग के द्वारा भी यहाँ पर जो है डेलिंग की गई, इसमें 14 डिप्टी बनाए गए, 7 नेपाल गवर्नमेंट की तरफ को, 7 हिंदुस्तान की तरफ को डेलिंग की गई, जिसमें ज़मीन की जांच की गई, लेकिन ज़मीन में इतना सक्सेसफुल नहीं पाया गया। इसमें जो है पक्की रोडें नहीं मिली, मिट्टी ज़्यादा निकली। पंचेश्वर की जियोलॉजी का जहाँ तक सवाल है तो 2 चीज़ें हैं। एक तो हिमालय में है जो ऑलरेडी सेस्मिकली भूकंपीय दृष्टि से हम देखें तो वो काफ़ी सक्रिय एरिया है, सक्रिय क्षेत्र है। सबसे मुद्दा जो है पंचेश्वर मंदिर का है, सबसे बड़ा। हम इसकी आस्था है, इस आस्था को हम छोड़ नहीं सकते। ये आस्था सबसे बड़ी है हमारी ना, इससे बढ़ के संसार में कोई शक्ति नहीं है। इस शक्ति को हम डूबने में हम लोग असमर्थ हैं, इसको हम डुबाना नहीं चाहते। हिमालय में जो बड़े बांध बन रहे हैं उनके समग्र परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो हिमालय का बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, पर्यावरण की दृष्टि से, मानव की दृष्टि से, और विकास के जिस दिशा में हम जा रहे हैं उसके लिए भी। देखो, मैं तो यहाँ पर सबसे नज़दीक टारगेट में हूँ, यहाँ पर सबसे नज़दीक हूँ। मैं कह रहा हूँ कि 365 मीटर का ये पर उन्होंने 90 डिग्री में लिया है, तो ये 90 डिग्री में 3 किलोमीटर हाइट लेगा, क्योंकि ऊपर से जो है इसको ध्वस्त कर देगा, क्योंकि यहाँ के कच्चे पहाड़ हैं, तो पूरा ध्वस्त कर देगा कि पानी अंदर घुसेगा, ज़मीन पानी पिएगी, धसेगी ज़मीन पानी पिएगी। ये पहाड़ तो पक्के हैं नहीं यहाँ पर। अभी तक के अनुभव ये बताते हैं कि हम चीन से कंपेरिजन करते हैं कि वहाँ उतना ऊपर बना, लेकिन हमें ये समझना होगा कि तिब्बतियन प्लेटो, चीन की जो जियोलॉजी है, भूगर्भ शास्त्रीय रचनाएं हैं वो, और हमारे यहाँ हम मिडिल हिमालय में हैं, चीन अपर हिमालय में है। जियोलॉजी पूरी दोनों की अलग है। उनके यहाँ कंसल्टेशन हो चुका है और स्थिर जियोलॉजी है ऊपर तिब्बतियन प्लेटो में, लेकिन हमारे यहाँ अभी चल रहा है और काफ़ी हमारे यहाँ भंगुर, मतलब जो भुरभुरी ज़मीन है, यहाँ पे ज़मीन है, और काफ़ी इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि एक तो स्वाभाविक रूप से जो भूकंप है वो है, और दूसरा एक सबसे बड़ा जो नया पिछले 30 साल में उठ रहा है खतरा वो है जो बांध जो है खुद जो भूकंप पैदा करते हैं। और अनफॉर्चुनेटली जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो बांध है जन्य भूकंप है वो जो है भारत में ही हुआ है, महाराष्ट्र में कोयना बांध से। कोयना बांध जब टूटा है
तो पूरा शहर बह गया था और 186 तो उसी नाइट में मरे हैं। बाकी लोगों का पता नहीं, गवर्नमेंट का होता है हमेशा अंडर एस्टिमेट करके फिगर बताती है, तो ऑफिशियल फिगर 186 का है, लेकिन ये माना जाता है कि रफली 800 से 1000 लोग उसमें मर गए थे बह के। अगर हम हिमालय में जो दूसरे बांध बने हैं उनका भी कंपेरिजन करें तो अभी हाल में जो बांध कुछ साल पहले बना है बड़ा बांध, उसको टिहरी बांध है। ये बांध पंचेश्वर टिहरी से भी बड़ा बांध है, उसका अंदाज लगा सकते हैं उसकी भयावहता का कि किस डायमेंशन का होगा। टिहरी में भी यही हुआ, भूकंप के इशू के ऊपर जो अमेरिकन प्रोफेसर थे उनका फार्मूला इन्होंने यूज़ किया और गलत तरीके से यूज़ किया। हम लोगों ने उनको बहुत इसके प्रॉब्लम लगा, हमने उनको स्पेशली बुलाया, वो बेचारे अपने खर्चे से आए। जब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट मीटिंग हुआ तो वो आए और उन्होंने कहा कि आपने हमारा फार्मूला गलत यूज़ किया है। साफ कहा उन्होंने कहा नहीं आप उसको गलत समझ रहे हैं, जिन्होंने फार्मूला निकाला है उन्हीं को वो कह रहे हैं कि गलत है। वो गलत फार्मूला लेके भूकंपीय से बचाने के लिए हम उसमें सेस्मिक कोएफिशिएंट देते हैं, तो इन्होंने गलत कोएफिशिएंट दिया है, वो है पहली चीज़ उनको हिसाब से। दूसरा ये है कि टीवी का एक बड़ा पावर जो है, जब आप प्रोजेक्ट कोई भी जस्टिफाई करते हैं तो प्लानिंग कमीशन में जाता था, वो उसका वैल्यूएशन होता है कि हम जितना पैसा इसमें लगा रहे हैं उसका फ़ायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये क्या करते हैं कि वो फ़ायदा पहुँचाने के लिए जो है वो लाभ बढ़ चढ़ के बता देते हैं और लॉस जो है हमेशा कम बताते हैं। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। इसका उदाहरण, सबसे बड़ा उदाहरण टीवी है, जिन्होंने कहा था कि हम पता नहीं कितने में 1000 जो है बिजली देंगे इससे, लेकिन वो अभी क्या हो रहा है कि 1000 भी नहीं बन पा रही है। कुछ हज़ार तो छोड़ दीजिए, 1000 मेगावाट भी मुश्किल से 1200 या 1000 या 1200 मेगावाट बिजली बन रही है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बिजली कहाँ जा रही है, वो बिजली कहाँ जा रही है। बिजली यहाँ तो नहीं आ रही है, वहाँ उन लोकल लोग जिनके लिए कहते हैं कि आप हम उनको प्रायोरिटी देंगे, उनको ज़मीन देंगे, सिंचित ज़मीन देंगे, उनको बिजली मिलेगी फ्री, वो तो नहीं हो रहा है ना। वो बिजली आ रही है यहाँ दिल्ली जैसे शहरों में, और पानी कहाँ जाएगा। और दूसरी चीज़ यह है कि भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, वहाँ कभी देर सवेर भूकंप आया तो दिल्ली को तबाह होना, बिजली ले लो आज और कल जो है उसका पेमेंट करो, फिर पूरी दिल्ली भुगतेगी उसका पेमेंट। यहाँ पर लोगों को फ़ायदा नहीं है बिल्कुल भी। आपको बताऊँ, मुझसे जितना भी है लोगों को नुकसान है, नो फ़ायदा मिला है न मिलेगा। ये तो हमारे तो ऐसी चीज़ें हैं कि यहाँ पर ज़मीन है, जंगल है, ये है, अपना कई चीज़ें हैं जो हमसे जुड़ी हुई है। हमने इसको रख रखाव कर रखा है, इसको पाल इसके संरक्षण हम इसकी देखभाल कर रहे हैं, तो इससे जो है हमें फ़ायदा मिल रहा है, हम उसके संरक्षण से फ़ायदा मिल रहा है, तो इसका भी हमें बेनिफिट मिलना चाहिए ना। इसलिए जंगल से हमारी परंपरागत तरीके से रिश्ते रहे हैं। इससे जंगल पर जब भी कोई हमला होता तो यहाँ का समाज उठ खड़ा होता, पूरे पहाड़ का। तो उत्तराखंड में देखिए आप, चिपको आंदोलन देखिए या वन आंदोलन देखिए, वो और ये चिपको आंदोलन या वन आंदोलन कोई पर्यावरण का आंदोलन दौरान नहीं था, ये विशुद्ध रूप से जीविका से जुड़ा आंदोलन था। ये विशुद्ध रूप से यहाँ के महिलाओं का, यहाँ के समाज का, यहाँ के पुरुषों का आंदोलन इसलिए था क्योंकि उससे हमारी ज़िंदगी चलती है। महत्वपूर्ण बात इसमें ये भी है कि जो गंगा जमुना तहजीब जो बात करते हैं, हमारे तो नदी नाले जो हमें भूख मिटाते हैं, जो हमारे धारे नौले हैं जो हमको पानी दे रहे हैं, हमारी प्यास बुझाते हैं, हमारे तो गंगा जमुना वही है, उससे पवित्र हमारे कुछ हो ही नहीं सकता है। इसलिए उसको बचाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वो बचेंगे तो गंगा भी बनेगी, यमुना भी बनेगी, सब नदियाँ बनेगी। मेरा पेड़ एक है जो है 25,000 रुपया या 20,000 रुपया सालाना कमाता है। मेरे पेड़ की उम्र 100 साल है, मुझे उस हिसाब से मुझे कंपनी मिलना चाहिए, है ये मिलना चाहिए मुझे ना। सरकार का एक बहुत अच्छा सिद्धांत हम गाड़ते हैं उसका, कि जो जंगल बचाते हैं वो तो चोर हो गए, क्योंकि जंगल से अपनी ज़रूरत की लकड़ी लाते हो, है ना, और काटने वाले का नाम सरकार है। मेरे पास तो मान लिया जाए 50 नाली ज़मीन है, अगले मेरे भाई के पास तो 1 नाली भी नहीं है, वो भी तो मेरे सहारे पड़ा हुआ है। उसको भी बेनिफिट मिलना चाहिए, उस आदमी को उसका भी हक होना चाहिए। उदाहरण के लिए हम अगर देखें कि जब हम 96 में, हम उस साल 96 में टिहरी का सबमर्जेंस डूबना था टिहरी को, हमने कहा कि भाई विस्थापन की क्या स्थिति है, हुआ नहीं है, कुछ भी उसमें प्रोग्रेस नहीं हुई, आप डुबो देंगे लोग कहाँ जाएंगे। उसके बाद उन्होंने डब्बा नुमा 2 बनाए घर, और उसमें लोग जाने के लिए तैयार नहीं है। उनके पास गाय बकरी हैं, 3-3 स्टोरी बना दिया आपने, एक कमरा ये है, एक कमरा ये है, और सीधे उसी में किचन और लैट्रिन सब लगे हुए लाइट में, डब्बे नुमा रेलवे के डब्बे जैसे बना दिया आपने, माचिस के डब्बे जैसे बना दिए घर आपने। अब इनका खर्चा कितना आ गया कुल मिला के 3 या 4 करोड़ रुपए, लेकिन एसपी साहब और कलेक्टर साहब और जज का जो घर बने हैं उनका खर्चा रफली 30 करोड़ रुपए है। इससे आप लगाइए कि किस तरीके से हम ट्रीट करते हैं उसको। भाई हमारा डाम तो तुम्हारा कब बने क्या बने डाम, साला हमारे तो शताब्दी चली जा रही है, लोगों का विकास खत्म हो जा रहा है, लोगों को जैसे के तैसे पड़े हैं, कह रहे हैं कि हिंदुस्तान आज़ाद है, लोकतंत्र है, तो कहाँ का लोकतंत्र है हमारे लिए।
हम तो जैसे के तैसे हैं, वो हम तो वो कुछ गुलामी के अंदर हैं ना, हमारा तो विकास हुआ ही नहीं। हम तो ये कहते हैं कि गवर्नमेंट DPR बनाए तो पहले पब्लिक से जनसंपर्क तो करें, जनसंपर्क करें, गवर्नमेंट जो है कि लोगों का सुझाव लेने के बाद DPR बनाए। अभी हम जब पंचेश्वर गए तो वहाँ जो लोग जो कैंप पड़ा हुआ है उनका ये कहना था, हम जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसी में अभी हमको 4 साल लगेगा, तो DPR पूरी भी हो जाएगी तो अभी 4 साल तो इन्वेस्टिगेशन, जबकि कायदे से ये इन्वेस्टिगेशन पिछले 10 साल में पूरे हो जाने, 10 साल पहले पूरे हो जाने चाहिए, अभी तक उनका कुछ नहीं हुआ है। गवर्नमेंट ऊपर बैठे, हाई कमान में बैठे, अपनी मर्जी से DPR बनाती, तो हम भी तो वही आदमी है जो आदमी ऊपर है, हमारा भी उतना ही हक है जितना उनका है, कि हमें भी पूछा जाना चाहिए कि हमारा हक मार करके जो है ऊपर से गवर्नमेंट DPR क्यों बना रही है। और हमारी जो कंपनी जो बना रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बनाएगी, वो वेबकॉस बनाती है, जनरली वेबकॉस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो भारत सरकार की एक कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन है, वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन। उसका रिकॉर्ड अगर हम देखें इंडिया में और विदेशों में तो बहुत ख़राब रहा है। जैसे अभी अफगानिस्तान में भारत ने एक जो मैत्री डैम बनाया है वो आज से 4 साल पहले बन जाना चाहिए था, वो 4 साल डिले किया है। और अगर हमें चाइना से सीखना चाहिए तो कम से कम ये सीखना चाहिए कि पैसा और समय किस तरीके से बताया जाए। वो जो है जितने ड्यूरेशन में वो 3 साल में एक प्रोजेक्ट खत्म करते हैं, वो हमारा प्रोजेक्ट ऑलरेडी 6 और 7 साल में खत्म होता है। भाई मर तो हम रहे हैं, तुम तो ऊपर चढ़े हो, लेकिन हम तो नीचे हैं ना। भाई मर तो हम रहे हैं ना, तुम तो ऊपर हो, हमारे ऊपर हमारे ऊपर 50 चढ़ जाओगे, हम तो खत्म हो जाएंगे ना। पंचेश्वर बांध जो है मल्टीपर्पज़ डैम है, मल्टीपर्पज़ बहुउद्देशीय बांध है। इससे बिजली भी बनेगी और इससे जो है हम किसानों को, ज़मीनों को सिंचाई भी मिलेगी। अब यहाँ समस्या ये हो रही है कि पंचेश्वर बांध जहाँ बना रहे हैं वहीं से, इसको हम नेपाल में महाकाली कहते हैं, हिंदी में यहाँ पे इंडिया में शारदा नदी कहते हैं। तो वहीं शारदा नदी के ऊपर जो है, शारदा नदी से ही अभी यूपी में ऑलमोस्ट 60 to 70% ऑफ इरिगेशन जो है वो उसके ऊपर बेस्ड है। उससे ऑलरेडी रफली 180 लाख हेक्टेयर का हम जो है सिंचाई कर रहे हैं। तो नीचे की 4-5 जो शारदा और शारदा सहायक की कैनाल हैं, वो जो ब्रांचेज हैं, जो उन्होंने शाखाएं दी हैं, उसमें हैं जिनमें पानी एकदम नहीं पहुंचेगा इसकी वजह से, और बाकी जगह भी काफ़ी कम हो जाएगी क्वालिटी। मतलब नीचे की जो हिस्सा है उसमें है एक इलाहाबाद ब्रांच, प्रतापगढ़ ब्रांच, जौनपुर ब्रांच, 6 ब्रांचेज हमने आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे पानी बहुत कम हो जाएगा, ऑलमोस्ट नहीं पहुँचेगा। सुल्तानपुर ब्रांच, बाराबंकी ब्रांच और दरियाबाग ब्रांच। यहाँ की सरकार कहती है हमको ग्रीन बोनस दीजिए, ऑक्सीजन टैक्स दीजिए। किसके दम पर कह रहे हैं? यहाँ की महिलाओं के दम पर ना, यहाँ के समाज के दम पर ना। उस समाज के लिए आप क्या कर रहे हैं? उस समाज के लिए आप दारू की भट्टी खोल रहे हैं बाजार के बीच में आकर के। उस समाज को अपनी शराबी बना रहे हैं। उस समाज के विकास के लिए आप कोई काम नहीं कर रहे। हमारे लोगों को तो रोजी रोटी मिली ही नहीं। हम कह रहे हैं कि मेरे बच्चे शिक्षित हैं, कोई B.Ed है, कोई MA है, कोई BA है ना, कोई M फार्मा है, कोई B फार्मा है, कोई कुछ नहीं। किसी बच्चों को आज तक एक रोजी रोटी नहीं मिली। और हमारे बच्चे तरस रहे हैं। बाहर के लोग आकर के, बाहर के लोग जो है हमारे सामने लोग भर्ती होकर रिटायर हो गए हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि जब तक आप इस पहाड़ को बचाना चाहते हैं, इस पहाड़ के सपने जिस तरीके से हम लोगों ने राज्य आंदोलन में देखे थे वो राज्य नहीं बना है ना, तब तक ये पहाड़ बर्बाद होता रहेगा। और पहाड़ का बर्बाद होने का मतलब है कि देश में गंगा जमुना तहजीब को खतरे में डालना है। देश के हिमालय तो ऐसा सामान्य नहीं ना, तो सिर्फ गढ़वाल की बात नहीं, हम पूरे हिमालय की बात कर रहे हैं, है ना। और हालात ये है कि सरकार इस पर इसलिए ध्यान नहीं देती है क्योंकि इसमें यहाँ के दलाल नेता जैसे दलाल ब्यूरोक्रेट का कोई फायदा दिखता नहीं। मुद्दा यह है यहाँ पर कि हम बांध जो बना रहे हैं एक विकास किस दिशा में ले जा रहे हैं। हम इतने लोगों को जानेंगे क्या? अभी हमारे पास बनने में भी उसको 10 साल लगेगा, 8-10 साल लगेगा। तब तक हम क्या रिहेबिलिटेशन का पैकेज गवर्नमेंट उसमें कर सकती है क्या? जबकि हमें मालूम है मोटा मोटा DPR फाइनल होने के बावजूद कि 90% ये हिस्सा है, बचे हुए 10% के ऊपर झमेला है। तो अगर गवर्नमेंट अभी से उसमें लग जाए लोगों को खुश कर उसके लिए, तब शायद जा कर के कुछ जो है हो सकता है। लेकिन ये असंभव बात है क्योंकि सरकार के पास पैसे ही नहीं है। पूरी इकोनॉमी ऐसी है कि $450 बिलियन के कर्जे में देश डूबा हुआ है जो कभी चुकाया नहीं जा सकता है। चुकेगा तो कैसे पता नहीं है उसका। तो जब आपके पास आप बांध बनाने के लिए पैसे नहीं हैं तो आप रिहेबिलिटेशन क्या करेंगे लोगों का? खा वो सड़क बना लेगी,
सड़क आप देखेंगे गांव गांव तक बिल्कुल चकाचक बनेगी, हाँ, लेकिन वो हॉस्पिटल नहीं बनाएगी। हॉस्पिटल बिल्डिंग खड़ी कर देगी, और बिल्डिंग इसलिए खड़ी करे क्योंकि नेताओं के ठेकेदारों को, जो उनके चमचे हैं, उनको रोजगार देना है। लेकिन इस ब्लॉक में एक डॉक्टर नहीं, एक MBBS डॉक्टर है, माने 2.5-3 लाख की आबादी एक ब्लॉक एक MBBS डॉक्टर पे है। स्कूल की हालात ये है कि मास्टर कहीं नहीं है, पूरे गांव जो खाली हो रहे हैं शिक्षा को लेकर के हो रहे हैं। लेकिन आप सड़क गांव में इतनी चकाचौंध क्यों बना रहे खाली गांव में भी? क्योंकि सड़क गांव की जरूरत है, एक मेहमान थे, लेकिन वो विकास इसलिए हमारा पहला नहीं है। पहला विकास वो पूंजीपतियों का है, इसलिए विकास है क्योंकि उस सड़क से उनको कुरकुरे वहाँ पहुँचाने हैं, है ना, लक्ष्य वहाँ पहुँचाना है, क्योंकि सबको उनको माधुरी दीक्षित और ऐश्वर्या राय बनाना है। उस सड़क से उनको पेप्सी कोला वहाँ पहुँचाना है। आप मट्ठा मत पीजिए, दही मत पीजिए, आप पेप्सी कोला पीजिए। और नौजवान पेप्सी कोला पीकर ऐसा लगता है कि जैसा वो जो है शाहरुख खान बनने वाला है, या मैंने ये एक पूरा देखा जाता है। केवल हर गाँव में पहुँच गई है, लेकिन अस्पताल में पहुँची। तो जागरूकता की दृष्टि से तो चाहे विद्यार्थियों के स्तर पर हो, चाहे महिलाओं के स्तर पर, इसमें जागरूकता तो पहले से भी ज़्यादा आई है। जैसे मैंने कहा ना कि आज कहीं गड़बड़ी होती है तो उच्चतम न्यायालय भी ध्यान रखता सक्रिय हो जाता है, और NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी, और स्थानीय लोग, हर कोई आवाज़ लगाने लगता है कि वहाँ उसका मुख्य दबाव न केवल उत्तराखंड में बल्कि पूरे देश पर उसका पड़ा, और पूरे दुनिया पर भी। तो जहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक पूरा राजनीतिक रूप में एक ठेकेदार खंड बन गया है, तो वहीं दूसरी ओर से ऐसी शक्तियों का उभार भी धीरे धीरे आ रहा है जो वास्तविक रूप में पहाड़ के जल, जंगल, ज़मीन की स्थिति की जो दयनीय हालत है, उसकी स्थिति को देखकर चिंतित तो हैं, और चिंतित होने के बाद उनकी चेतना का स्तर भी बढ़ रहा है। और भविष्य में ऐसा लगता है कि अगर यही स्थिति रही तो एक नया बदलाव की उम्मीद उत्तराखंड से की जा सकती है, और एक नया बदलाव वो पूरे देश को दे सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में आज भी वो पूरी संभावनाएं हैं।